देख भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात करें तो आप सीधा सीधी समझिए कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है, मान लीजिए कि कहीं भी दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन हुआ, उस चीज को आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। आप कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं कोलिजन, ये डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक इवेंट, अब यहां पे इवेंट क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। सीधा सीधी यही समझिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज को और डिटेल में देखेंगे, समझेंगे इस चीज को। उससे पहले यहां पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में यह बोला जाता है कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, किसी भी स्पेस में किसी पार्टिकल का मोशन को, हो सकता है वो रेस्ट में हो, जरूरी नहीं कि वो मोशन में ही हो, लेकिन यहां पे बोला गया है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन हो या फिर नहीं हो, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। किसी भी मोशन ऑफ अ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये हमारा दो तरह का होगा, एक स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ ही साथ हमारा टाइम कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इसको और डिटेल में देखते हैं। बोला गया है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, डेजिग्नेटेड टू मेजर 3 स्पेस कोऑर्डिनेट, मतलब कि 3 स्पेस कोऑर्डिनेट को वो रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये स्पेस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेगा, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जानते हैं 3 एक्सिस होता है किसी भी कोऑर्डिनेट में, तो वो हमारा जो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है वो एक्स वाई जेड होता है। लेकिन एक और कोऑर्डिनेट होता है जो हमको दिखता नहीं है, जो हम कॉपी में बनाते नहीं है, वो है टाइम का कोऑर्डिनेट। अब ये टाइम का कोऑर्डिनेट क्यों लिया गया? टाइम का कोऑर्डिनेट इसलिए लिया गया क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइम हमारा एक दिशा में लगातार बहता जा रहा है, फ्लो हो रहा है, टाइम कभी रुकता ही नहीं है। तो कंटिन्यूअस तो टाइम का भी हमारा मोशन हो ही रहा है, टाइम भी हमारा कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। तो टाइम अपने आप में भी एक कोऑर्डिनेट है और इसका हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है क्योंकि समय में आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये पहला लेक्चर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझिएगा तो ही आगे जाकर के आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट किया गया, देख रहे हो ना। तो ये हमारा जो देख रहे हो ये रेफरेंस फ्रेम यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम ही है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेफरेंस भी फ्रेम कह सकते हैं और रेफरेंस फ्रेम को भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक ना। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही हम रेफरेंस फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है कि ऑब्जर्वर, अब रेफरेंस, ये आदमी भी किसी चीज को, ये लड़का है, देख रहे हो, आदमी बोलना गलत होगा, ये लड़का है, ये लड़का किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा। कहने का मतलब ये चूहा को ये कहीं ना कहीं देख रहा होगा, ये चूहा को ये देख रहा होगा। तो ये देखेगा तो इसका अपना एक रेफरेंस फ्रेम है। तो चलो इसका रेफरेंस फ्रेम हम ड्रॉ करते हैं, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। मान लो कि ये इधर देख रहा है, ठीक है ना, ये इधर देख रहा है और ये हमारा, ये x, ये हमारा y और ये हमारा z, 3 एक्सिस है। और 3 एक्सिस से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चूहा को देख रहा है तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, क्लियर है। तो ये जो हमारा है, ये जो चूहा को देखा गया, ये चूहा का डायरेक्शन जो होगा हमारा, ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा। चूहा कहीं ना कहीं इस जगह पे बैठा हुआ है और चूहा अगर इस जगह पे बैठा हुआ है तो ये इसका पोजीशन हो गया। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस चूहा को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसके फ्रेम में ये कुछ भी आ सकता है, इसके फ्रेम में किताब भी आएगा, टेबल भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये ऑब्जर्व किसको कर रहा है, चूहा को ऑब्जर्व कर रहा है। कहने का मतलब ऑब्जर्वर
पे डिपेंड करेगा वो किस चीज को देख रहा है, किस इवेंट को देख रहा है। तो उस इवेंट के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहां पे क्या करता है, किसी भी चीज को मेजर करता है, ठीक ना। बोला क्या गया है कि एन ऑब्जर्वर इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ पर्सन, तो यहां पे एक पर्सन ही हम यहां पे बनाए हैं। और एन इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं जिसका रेफरेंस फ्रेम हम बनाएंगे, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और वहां से किसी चीज को मेजर करेंगे। और रोबोट, कोई रोबोट भी हो सकता है, आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो हम लोग रोबोट भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस फ्रेम को यूज करने के लिए, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक ना। तो एक ऑब्जर्वर जो है किसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, विच कैन मेक मेजरमेंट है बेसिकली, विच कैन मेक मेजरमेंट्स। ऑब्जर्वर हमारा क्या करता है, मेजरमेंट करता है, वो ऑब्जर्व करके मेजरमेंट करेगा, ठीक ना। वो पार्टिकुलर इवेंट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसका मेजरमेंट करता है। तो अब बात क्या है कि किसी इवेंट के बारे में बात हो रहा है यहां पे। तो ये इवेंट क्या है, तो किसी भी घटना को इवेंट कहेंगे, सीधा सीधी बात है। देखो यहां पे बोला गया कि एन इवेंट इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट। इवेंट क्या है हमारा, एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। एन इवेंट मे बी कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन हो सकता है। जैसे कि यहां पे देख रहे हो ये दो बॉल है, आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक ना। अगर ये कोलाइड हो रहा है, ये कोलिजन आप देख रहे हैं, तो ये हमारा एक इवेंट है। तो देखने वाला ये है, ये हमारा ऑब्जर्वर है जी, ठीक ना। ये इस इवेंट को देखेगा। तो चलो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। यहाँ से ये हमारा एक बन जाएगा इस तरह से, एक ऊपर बन गया और एक साइड में हम कुछ इस तरह से बना दिए। तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये तीन एक्सिस हो गया। और इस कोऑर्डिनेट से हम यहाँ पे इस इवेंट को देख रहे हैं, ठीक है। ये जो इवेंट होगा, इस इवेंट को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, अब ये दोनों भी जब टकराएगा तो इसी जगह पे आकर के कहीं ना कहीं टकराएगा, तो उसी पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। इस पॉइंट पे आकर के ये दोनों टकराएगा, तो इसी पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इवेंट। ऑब्जर्वर हमारा ये है, ऑब्जर्वर हमारा किसी इवेंट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो रेफरेंस फ्रेम है, वो रेफरेंस फ्रेम हमारा ये लड़का हो गया, और लड़का देख रहा है। तो देखने का काम आंख से होता है, तो आंख से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है। तो आंख को हम ओरिजिन मानते हुए एक फ्रेम बना लिए, ठीक ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे दिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो अगर फिगर रहता है तो समझना ज्यादा आसान है, मतलब कि आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां से बैठ करके जो भी देख रहे हैं वो आपका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जहां से बैठ के आप जो भी देख रहे हैं वो आपका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आपके रिस्पेक्ट में आप फैन को कहीं और देख रहे होंगे, मान लीजिए कि आपके सामने आपका कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, वो भी आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं, तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो आप भी किसी एक चिड़िया को देख रहे हैं और वो भी किसी एक चिड़िया को देख रहा है, या फिर आप किसी एक बुक को देख रहे हैं, वो भी किसी एक बुक को देख रहा है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का पोजीशन अलग अलग है। तो दोनों के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, दोनों का जो पोजीशन बनेगा उस किताब का या फिर उस ऑब्जेक्ट का, वो हमारा अलग अलग बनेगा, ठीक है। इसीलिए हर एक इंसान का अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक ना। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर एक ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होता है ना, हर एक पर्सन टू पर्सन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है। तो आगे बात करेंगे, इवेंट भी समझ में आया, किसी भी घटना, कहीं भी दो बॉडी टकरा गया, कोलिजन हो गया, इवेंट हो गया। बिल्डिंग पे बिजली गिर गया, इवेंट हो गया। कोई भी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व किए तो वो हमारा ऑब्जर्वर करेगा ऑब्जर्व, ठीक ना। ऑब्जर्वर क्या करेगा, इवेंट को ऑब्जर्व करता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब रिलेटिविटी का थ्योरी क्या कहता है कि इट इज सपोज दैट इवेंट इज रिकॉर्डेड इंस्टेंटेनियसली, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस, जिस जगह पे जिस समय पे वो ऑकर हुआ है उसी इंस्टेंट पे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ऐसा कहता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। इन एनी गिवन फ्रेम, जैसे कि यहां पे कोई एक घटना हो रहा था, ठीक है ना, तो इस इंस्टेंट पे आकर के यहां टकराएगा, कोई एक समय पे आकर ये टकराएगा। ये प्लेस है जहां पे वो टकराने वाला है, ठीक है ना, ये प्लेस है यहां पे वो टकराने हुआ है, और जिस इंस्टेंट पे वो टकराएगा उस समय को हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा, उस समय को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो ये
इंस्टेंटली ये जो हमारा एजम्पशन है ना, ये जो रिकॉर्ड है, ये हमारा लिया जाता है कहाँ पे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिविटी के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो अगर हम देखें तो ये कहता है कि रेफरेंस फ्रेम एक रेफरेंस फ्रेम है, जैसे कि अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। मतलब कि एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जहां पे सारा न्यूटन्स का लॉ वैलिड हो, उसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इनर्शियल फ्रेम। अब हर एक न्यूटन का लॉ वैलिड हो, इसका मतलब क्या, हर एक न्यूटन का लॉ वैलिड हो इसका मतलब क्या। जैसे कि यहां पे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है ना, वो क्योंकि किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रेफरेंस फ्रेम पे, किसी भी बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जब उस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो हो। क्या जीरो हो, एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है उसका कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है उसमें हमारा वो रेस्ट में हो। ठीक ना, तो रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी हो सकता है, दोनों ही हमारा इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है ना, दोनों ही हमारा इनर्शियल फ्रेम है। कोई बॉडी अगर v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी हमारा इनर्शियल फ्रेम है, और हमारा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, ये एक लड़का है, ये लड़का हमारा रेस्ट में है। ठीक ना, तो अगर रेस्ट में रहते वो जो कार को देख रहा है, चाचा जो कार में बैठे हैं उसको देख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी भी हमारा इनर्शियल फ्रेम है, मतलब कि वो जो लड़का है वो इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक ना, ठीक उसी प्रकार चचा भी रेस्ट में है, चचा का भी गाड़ी रुका हुआ है। ठीक ना, चचा का गाड़ी रुका हुआ है, यानी कि वो भी क्या है, हमारे रेस्ट में है। ठीक ना, तो रेस्ट में तो दोनों ही हमारा इनर्शियल फ्रेम है। तो अचानक से क्या हुआ कि चचा के पास गाड़ी है तो गाड़ी लेकर के चल दिए। अब गाड़ी जब चलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ तो गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव किया, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव किया, और गाड़ी हमारा अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस समय चचा का भी फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम ही होगा। बात समझ रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वहां पे कार का वेलोसिटी क्या था, समझो यार, कार का वेलोसिटी v था। ठीक है, और उस समय जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, तो दोनों अगर वेलोसिटी v से मूव करे या फिर रेस्ट में रहे, दोनों ही हमारा इनर्शियल फ्रेम है, और इस केस में न्यूटन का सारा लॉ वैलिड होगा। ठीक है ना, यहां पे न्यूटन का लॉ बदलेगा नहीं। बेसिकली फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहां पे बोला यह गया है कि इन इनर्शियल फ्रेम अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी एक स्ट्रेट लाइन का ही बात हो रहा है, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए यहां पे इनर्शियल फ्रेम का बात हुआ। जैसे कि यहां पे देख रहे थे, ये हमारा ये जो लड़का था ये हमारा रेस्ट में था, और ये जो चचा थे ये हमारा मोशन में थे। तो ये हम फ्रेम भी यहाँ पे बना के दिखा दिए, ये रेस्ट का फ्रेम और ये मोशन का फ्रेम, दोनों ही इनर्शियल फ्रेम। दोनों कैसा फ्रेम, इनर्शियल। क्यों दोनों इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तब हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। देखो यहाँ पे बोला भी क्या, नेट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक ना, अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा जो है, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हमारा नहीं है। ठीक ना, जिस कारण से यहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो या फिर रेस्ट बोलो, दोनों ही हमारा इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। सीधा सीधी बात है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ये बात भी समझ में आ रहा है। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो होता था, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो यहां होगा क्या, अब देखो, यहां पे अगर एक्सीलरेशन हो रहा है इसका मतलब यह है कि समय के साथ वेलोसिटी बदलेगा, और समय के साथ वेलोसिटी बदलेगा मतलब कि ना ये रेस्ट में रहा ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रहा। तो रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी का ही केस होता है जिसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर वेलोसिटी ही बदल जाएगा तो क्या वो इनर्शियल फ्रेम रहा क्या।
अगर मान लो कि चाचा जो गाड़ी चला रहे थे वो 0 से v वेलोसिटी तक गए तो भी वो तो एक्सीलरेट किए, उस समय उनका फ्रेम जो होगा वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। लेकिन जैसे ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लिए ना, ठीक है ना, जैसे कि यहां पे अगर बात करें, ये जो चाचा है, ये चाचा हमारे देखो तो बड़ा ध्यान से यहां पे देखने वाली बात है, ठीक है। यहां पे अगर हम बोले तो यहां पे चाचा जो है मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, लेकिन ये वी वेलोसिटी अचीव करने के लिए भी 0 से लेकर के v वेलोसिटी तक आना पड़ा होगा, तो उस समय तो एक्सेलेरेशन लेना पड़ा होगा। तो जिस समय वो 0 से v तक आ रहे होंगे उस समय गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे होंगे, और जब वो गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे होंगे तब उनका जो फ्रेम होगा तो वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। समझ में आया ना? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम सिर्फ उतना ही नहीं, वो तो एक्सेलेरेशन का बात था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सीलरेटेड रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम, अब यहां पे इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा इनर्शियल फ्रेम है मान लो, और ये एक्सीलरेट किया ए एक्सेलेरेशन से, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो तब हमारा जो फ्रेम है जो एक्सेलेरेशन का एक्सीलरेट कर रहा है ए वेलोसिटी से, मतलब ए एक्सेलेरेशन से, वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो इनर्शियल फ्रेम is accelerated relative to an inertial frame, the form of basic physical laws such as Newton's second law of motion becomes completely different। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ completely different हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है। सच फ्रेम, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा अलग हो जाएगा। सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एन एक्सीलरेटेड मोशन, इस समय जो फ्रेम होगा उसका एक एक्सीलरेटेड मोशन होगा, मतलब कि वहां पे एक बैलेंस्ड, मतलब एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा मतलब कि ये अब इनर्शियल फ्रेम रहा नहीं, ठीक ना, तब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्योंकि जैसे ही एक्सेलेरेशन होगा एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आया मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो था वो हमारा अब 0 नहीं रहा, ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स यहां पे आ गया है, जिस कारण से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे, हमारा ये एक्सीलरेटेड मोशन है रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम, इसी को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अर्थ जो है, अर्थ भी हमारा रोटेट करता है, रोटेटिंग फ्रेम भी हमारा एक तरह का एक्सीलरेटेड फ्रेम है, तो अर्थ को भी हम लोग कहेंगे अर्थ इज ऑल्सो अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ भी क्या हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि वो लगातार एक्सेलेरेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी लगातार बदल रहा है, उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, जिस कारण से हमारा वो फ्रेम जो है वो हमारा इनर्शियल नहीं है, क्योंकि वहां पे ना वेलोसिटी 0 है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां पे वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है। जहां भी वेलोसिटी लगातार चेंज करे नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर 0 रहे वो हमारा इनर्शियल फ्रेम। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। ध्यान देना, क्या बोले कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जानना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे और नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इनर्शियल फ्रेम ही हम लोग इस पूरे प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं, पूरे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखने वाले हैं। आगे देखें तो बोला यह गया है कि एग्जांपल के तौर पे कि अ नॉन इनर्शियल फ्रेम इज आइदर अ फ्रेम हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलेरेशन और अ फ्रेम विच इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। अर्थ जैसे यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है उसका बात करो, या फिर चाचा जो 0 से लेकर के v वेलोसिटी तक अचीव किए, ठीक ना, 0 से लेकर के v वेलोसिटी तक जो उनका गाड़ी चला वो जो होगा हमारा, वो भी हमारा एक्सीलरेटेड फ्रेम ही होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं जो तुमको बताया गया वो तुमको अच्छे से समझ में आया, ठीक ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।